मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि आप लोगों को निबंध लिखने की कला सीखनी है। और एक बार निबंध लिखने की कला सीख गए ना आप लोग, तो फिर आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए आसानी से निबंध लिख सकते हैं और बहुत अच्छा निबंध लिख सकते हैं। और देखिए, निबंध आप लोग लिखते हैं तो सामने वाले को आपके क्या सोच रखते हैं, किस तरह से सोचते हैं आप, आपके बारे में मालूम चलता है। समझ रहे हैं आप लोग। और निबंध केवल आपकी तथ्यात्मक ज्ञान की परीक्षा नहीं होती है, ये आपकी रचनात्मक, आविष्कारशील भावना और विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता की परीक्षा होती है निबंध। और निबंध के लिए अलग से कोई सिलेबस आप लोग देखते नहीं है। आप लोग जो पढ़ते हैं उसी को आप लोग सिलेबस मान लीजिए। आप लोग जीएस पढ़ते ही हैं, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, संपादकीय पाठ पढ़ते रहते हैं, डिबेट सुनते ही रहते हैं, और जो भी विभिन्न मुद्दे रहते हैं, चर्चा में मुद्दे रहते हैं, उन पर एक सामान्य समझ अपनी रखते हैं। देखिए, अगर आप लोग इसके सिलेबस को देखें ना, तो क्या लिखा हुआ है, ये सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस का जो मुख्य परीक्षा होती है ना, लिखित परीक्षा, उसमें भी एक निबंध का पेपर होता है, जिसमें आप देखते हैं कि 2 निबंध आपको लिखने होते हैं। तो इसका सिलेबस में क्या कहा गया है, उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा और उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें। यानी कि जो सब्जेक्ट आप निबंध लिखने के लिए चुन रहे हैं उसी के आसपास आपको लिखना है, उससे भटकना नहीं है। और अपने विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे, ये कहा गया है। लीजिए, इतना कहा गया है। और आप देखेंगे कि जब भी आप लोग कोई कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, कोई शक्तिशाली वाक्य आपको मिल रहा है, तो आप लोग देख लिया करिएगा, उसे नोट कर लिया करिएगा। या कहीं पैराग्राफ कुछ मिल रहा है, उद्धरण मिल रहा है, यानी कि आप देखिए कोट्स मिल रहा है, उसे भी नोट कर लिया करिएगा। और फिर किसी निबंध लिख रहे हैं, अगर उस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ वो कोट्स है, तो वहाँ उसका उपयोग वाक्य का आप लोग कर सकते हैं। और विषय पर केंद्रित रहना है, बैलेंस बना के लिखना है, ये आप लोगों को बता चुका हूँ। निबंध पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट में निबंध नहीं लिखना है, ये भी याद रखिएगा। और देखिए, जब किसी महापुरुष की आप लोग पंक्तियां लिखते हैं, उनके शब्द लिखते हैं, उन्होंने जो कहा है, तो वहाँ व्यक्ति का नाम का भी उल्लेख कर दिया करिएगा। और देखिए, निबंध लिखते हैं तो आप देखते हैं कि इंट्रो 5 से 7% में हो जाती है आपकी। मेन जो बॉडी रहती है उसमें आप देखते हैं कि 85 से 90% भाग रहता है, और आप देखते हैं लास्ट में जो निष्कर्ष रहता है वो 5 से 7% रहता है आपका। इसी तरह से आप लोग देखते हैं। ये आप देखिए, कॉपी जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये आप देखते हैं कि रतनदीप गुप्ता, जो आप देखते हैं कि 2017 में सिलेक्ट हुए थे यूपीएससी में, उनकी कॉपी है। और ये कॉपी इसलिए दिखा रहा हूँ कि इन्हें देखकर आप लोग भी लिखना सीख सकते हैं, आप लोग भी कुछ पा सकते हैं ज्ञान यहाँ से। समझ रहे हैं आप देखिए 3 घंटे का होता है, 250 नंबर का रहता है, ये भी याद रखिएगा। ये विशेष अनुदेश रहते हैं पढ़ने के लिए, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ को पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। और प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। यानी कि आपका जो मीडियम है उसी में आपको निबंध लिखना है। हिंदी मीडियम तो हिंदी में लिखना है आपको। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होने चाहिए, 1000 से 1200 शब्द में होने चाहिए। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा गया कोई पेज अथवा पेज के भाग को पूर्णता काट दें। अगर कोई पेज खाली रह जाता है तो इस तरह से लाइन आप लोग चला दिया करिएगा। अब आप देखिए, यहाँ आप लोग को देखेंगे खंड ए और खंड बी में से प्रत्येक में से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखना है, जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में होंगे। और प्रत्येक निबंध 125 नंबर का होगा। 2 निबंध लिखना है, यानी कि 125 125 250 नंबर हो जाएंगे। अब आप देखिए सेक्शन खंड ए, क्या खंड ए, इसमें आपके सामने 4 टॉपिक दिए गए हैं। पहला टॉपिक कह रहा है आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा देश की पहली आवश्यकता है। आप तब तक कोई योजना नहीं बना सकते हैं जब तक कि सुरक्षा नहीं है। दूसरा कह रहा है राजनीति तथा धर्म सदैव एक साथ चल सकते हैं। तीसरा कह रहा है भारत में तकनीकी संस्थान कुशल बेरोजगार को उत्पन्न करने का कारखाना है। 4 कह रहा है सामाजिक सुरक्षा को कुछ नहीं परंतु एक संविदा है। इन 4 को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, सोचिए और फिर जो आपको पसंद है उसका चुनाव करिए। और आपके पास इतना मटेरियल होना चाहिए कि 1000 से 1200 शब्द आप लोग 1100 शब्द लिख पाएं। ठीक है। अब आप देखिए, इन्होंने तीसरा टॉपिक चुना हुआ है कि भारत में तकनीकी संस्थान कुशल बेरोजगार को उत्पन्न करने का कारखाना है। डॉक्टर कलाम का मानना था कि शिक्षा एवं रोजगार के अवसर का एकीकरण भारतीय
पुनर्जागरण का तृतीय चरण होना चाहिए और 21वीं सदी के भारत में एक विशाल युवा वर्ग अपनी क्षमताओं से देश की समृद्धि में योगदान करने को आतुर दिखता है। आप देखते हैं हमारी जनसंख्या युवा ही तो है। यह आतुरता देश की उस 2/3 जनसंख्या जो कि 30 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की है के रूप में देखी जा सकती है। ये युवा भारत के आने वाले सुनहरे कल के प्रकाश पुंज हैं। और आप देखेंगे भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास की जिम्मेदारी इस युवाओं के कंधे पर है और स्पष्ट है कि इन युवाओं को भी शैक्षिक रूप से समृद्ध, तकनीकी रूप से दक्ष, राजनीतिक रूप से परिपक्व होना चाहिए और इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इन युवाओं को समुचित रोजगार उपलब्ध हो। और आप देखिए रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से भारत में प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि का बोलबाला रहा है। देश की 50% से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। स्पष्ट रूप से यहाँ व्यापक छिपी हुई बेरोजगारी विद्यमान रही है। फिर आप देखेंगे इसमें भारत में मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवा क्षेत्र द्वारा जीडीपी का बहुलांश 2/3 से अधिक योगदान किया जाता है, परंतु इन क्षेत्रों द्वारा समानुपातिक रूप से रोजगारों का सृजन नहीं होता है। और इस परिदृश्य में भारत को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के अधिक एवं नए अवसर उपलब्ध कराने की चुनौती भी है। और इस चुनौती का सामना करने के लिए देश में लाखों छोटे बड़े तकनीकी संस्थान काम कर रहे हैं और इन संस्थानों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से एक और तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती है, तो वहीं उनका कौशल विकास भी किया जाता है। अब आप देखिए कहते हैं आप लोगों से कि कॉपी चेक लिखा करिए निबंध और एक दूसरे की कॉपी देखा करिएगा, निबंध को पढ़ा करिएगा, चेक भी करवाया करिएगा, भूमिकाओं को थोड़ा छोटा लिखने का प्रयत्न करें। ये आप देखते हैं कि इन्हें सुझाव दिया जा रहा है। परंतु विडंबना यह है कि इन संस्थानों द्वारा शिक्षा प्राप्त करके युवाओं के समक्ष रोजगार प्राप्त करने की विभिन्न चुनौतियां वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में दिखाई देती हैं। अब आप देखते होंगे कहते हैं पीएचडी कर लेते हैं, वर्ग 4 का पेपर डाल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था किस तरह की है। अब आप देखिए 2017 में निबंध लिखा गया था, अब तो नई शिक्षा नीति भी आई हुई है, उसमें भी सुधार हुआ है। हालात यह है कि तकनीकी शिक्षा के इन संस्थानों को कुशल बेरोजगार उत्पन्न करने के कारखानों की संख्या तक दी जाती है। हमें आज उन कारणों पर गंभीर विचार करना होगा कि आखिर यह परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई है और यदि व्यापक तौर पर विभाजित करें तो हम संस्थागत ऋण कारण एवं आर्थिक तथा नीतिगत कारकों के रूप में उपरोक्त परिस्थिति की समीक्षा कर सकते हैं। अन्य कारणों की भी विशेष लिखें। आप देखिए शिक्षा, व्यवसाय, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप इत्यादि को। यदि भारत के लाखों छोटे बड़े तकनीकी संस्थानों पर दृष्टि डालें तो कुछ सामान्य दोष उभरते हैं। और आप देखिए तकनीकी अवसंरचना की कमी यथा लैब्स, इक्विपमेंट्स इत्यादि का अभाव, पुराने आप देखते हैं कि पाठ्यक्रम जिसमें समय के साथ परिवर्तन नहीं किया गया, अस्थायी एवं संविदा शिक्षकों द्वारा अध्यापन, शिक्षा की गुणवत्ता के उचित मूल्यांकन तंत्र का अभाव तथा इंडस्ट्री उन्मुख कोर्सेज का संचालन न किया जाना प्रमुख है। और इसके साथ शिक्षा में आप देखिए व्यवसायीकरण पर जोर, खराब शिक्षक छात्र अनुपात तथा छात्रों की रुचि के विपरीत माता पिता एवं समाज के दबाव में तकनीकी छात्रों की ओर रुख करना भी अन्य कारण है। यदि आर्थिक एवं नीतिगत कारकों पर मंथन करें तो छात्रों में इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप राइट स्किल सेट का ना होना एक प्रमुख कारण है। अब आप देखिए कंप्यूटर जरूरी है, कंप्यूटर ज्ञान, लेकिन कंप्यूटर ज्ञान नहीं है तो वो तो बेरोजगारी की श्रेणी में बढ़ जाते हैं। विभिन्न सर्वेक्षणों में यह तथ्य सामने आ चुका है कि अधिकांश भारतीय स्नातक नौकरी करने के लिए आवश्यक स्किल नहीं रहते हैं। यानी कि आप देखिए स्नातक हो चुके हैं लेकिन नौकरी करने की उनके पास स्किल्स नहीं है। अच्छा पॉइंट डाले हैं घोड़े ने, देखिए ये बोला गया है। इसके साथ ही देश की आर्थिक परिस्थितियां भी इसके लिए उत्तरदायी। उदाहरण स्वरूप प्रत्येक वर्ष देश में 1.5 करोड़ नए लोगों को रोजगार चाहिए, परंतु वर्ष 2014-15 में केवल 1.5 लाख नए रोजगार सृजित हो सके। इसके साथ आप देखिए साथ ही तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वरोजगार उद्यम को बढ़ावा न देकर जॉब चाहने वाला बनने की सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्ति भी इसके लिए उत्तरदायी। डॉक्टर कलाम का विचार था कि हमारे युवाओं को जॉब सीकर्स नहीं जॉब गिवर्स होना चाहिए। गुड, आप देखिए अच्छी पहल है इनकी, यानी कि नौकरी देने वाला बनना चाहिए। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां भी वर्तमान में संरक्षणवाद को बढ़ावा देती दिख रही हैं। उदाहरण स्वरूप आप देखिए ब्रिटेन का कठोर आव्रजन नियम अब भारत के आईटी पेशेवरों, जो कि इनके सबसे बड़े लाभकर्ता समुदाय थे, के लिए भारत से बाहर रोजगार के अवसरों
अवसरों को कम करेगा। हाल के समय आप देखिए सरकार द्वारा किए गए विमुद्रीकरण जीएसटी के लागू होने से भी कुछ समय के लिए जॉब क्रिएशन की दर मंद होने का अंदेशा है। और समग्र तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को रोजगार की उपलब्धता अति आवश्यक है, अन्यथा यह चुनौती उनके सामाजिक राजनीतिक आर्थिक समस्याओं को जन्म दे सकती है। प्रभाव और युवाओं में बढ़ता तनाव, अनिद्रा एवं आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियां एवं एक स्वस्थ समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है। यदि हम अपने जनांकीय लाभांश को समुचित रोजगार प्रदान कर उत्पादक कार्यों में नहीं लगा सके तो यह ऊर्जा अलगाववाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद जैसे नकारात्मक कार्यों को बढ़ावा देगी। और बेरोजगारी की स्थिति तकनीक का आयोग अनैतिक कार्यों का तथा यथा हैकिंग, डाटा विरोध जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। आर्थिक विफलता को बढ़ावा देने के साथ ही समग्र रूप से भारत के आर्थिक विकास की गति मंद पड़ सकती है। और इन चुनौतियों से समग्र रूप से निपटने के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठनों, तकनीकी संस्थानों, इंडस्ट्री तथा शिक्षकों एवं छात्रों सभी के गंभीर सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। और सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के माध्यम से स्टार्टअप संस्कृति के विकास को बढ़ावा दे रही है। इससे अधिक तकनीकी दक्ष युवा स्वयं नए रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। अन्य सुझाव भी दें, विभिन्न सेक्टरों में एकीकरण और आपस में समन्वय, रेगुलेशन इत्यादि की बात हो रही है। उच्च तकनीकी संस्थानों के लेक्चर्स को यथा आईआईटी के कक्षा लेक्चर्स को देश भर के विभिन्न संस्थानों में प्रसारित करने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि पर आधारित आधुनिकीकरण, व्यावसायिक बढ़ावा, छात्रों में प्रवृत्ति, निजी संस्थानों में स्वायत्त पारदर्शिता, अनुरूप ये आप देखिए इत्यादि का उल्लेख करें, ये कहा जा रहा है। हाई एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी के माध्यम से उच्च तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थानों के वित्त पोषण की व्यवस्था की गई है। और फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत छात्रों को वैश्विक अनुभव से युक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इम्प्रेंट इंडिया सेतु एवं प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन इस तकनीकी शिक्षा और रोजगार को एकीकृत कर उत्कृष्ट बनाने के अन्य आयाम हैं। इसके अतिरिक्त उद्योगों को यह प्रयास करना चाहिए कि वे अपने CSR का उपयोग युवाओं की कुशलता एवं दक्षता को बढ़ाने के लिए करें। और आर्थिक सर्वेक्षण 2016 में लेदर एवं कपड़ा उद्योग को व्यापक रोजगार प्रदाता के रूप में स्थापित करते हुए इसके तकनीकी उन्नयन की बात की गई है। इस दिशा में अधिक प्रयास की आवश्यकता है। भारत में तकनीकी एवं विज्ञान के कुछ अति उत्कृष्ट संस्थान मौजूद हैं। IIT आप देखिए, IIS इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। भारत में प्रतिभाओं की भी कमी नहीं है। इसरो DIDO ने साल दर साल सिद्ध किया है कि नासा 37% इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक भारतीय मूल के हैं। यदि सुंदर पिचाई, सत्या नडेला विश्व की 30 तकनीकी कंपनियों के मुखिया बन सकते हैं तो हमारे अन्य संस्थान एवं छात्र भी उत्कृष्टता के पैमाने पर स्वयं को सिद्ध कर सकते हैं। और हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना है और स्वामी विवेकानंद की इन पंक्तियों को अपना ध्येय बनाना होगा। समस्त शक्ति तुम्हारे अंदर है, तुम सब कुछ कर सकते हो। उठो, जागो और तब तक चैन ना लो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। पैराग्राफ ज़्यादा छोटे छोटे लिखो, शुद्धता के अनुसार आप देखिए, सुबद्धता के अनुसार पैराग्राफ में बदलाव करें। गुड। अब देखिए 48 नंबर दिए गए हैं, 125 में से 48 नंबर मिले हैं ना। अब आप देखिए खंड भी है, सेक्शन भी है। इसमें आपके सामने 4 टॉपिक दिए गए हैं। पहला कह रहा है कर्तव्य के बिना अधिकार ठीक उसी पे समान है जैसे उत्तरदायित्व के बिना सत्ता। दूसरा कह रहा है सत्याग्रह पर आधारित युद्ध सदैव 2 प्रकार के होते हैं, पहला अन्याय के विरुद्ध युद्ध और दूसरा हमारी स्वयं की दुर्बलता से लड़ाई। रोजगार सृजन सबसे बड़ी चुनौती है। 4 कह रहा है स्वच्छ आत्मा, मस्तिष्क एवं शरीर भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बुराइयों से लड़ने के नए हथियार हैं। अब आप देखिए इन्होंने चौथा टॉपिक चुना है, स्वच्छ आत्मा, मस्तिष्क एवं शरीर भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बुराइयों से लड़ने के नए हथियार हैं। स्वच्छ शरीर एवं स्वस्थ शरीर को ही हमारे धर्मशास्त्रों में धर्म का सार कहा माना गया है। शरीर ही धर्म की समस्त क्रिया विधियों का आधार होता है। धर्म सत्य, परोपकार एवं मानव कल्याण की राह दिखाता है और इन सभी कर्तव्यों की पूर्ति का माध्यम शरीर को मानता है। इसलिए कहा गया जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। एक व्यक्ति का शरीर और मस्तिष्क तभी स्वच्छ हो सकते हैं जब उसकी आत्मा स्वच्छ हो। आत्मा की स्वच्छता का तात्पर्य व्यक्ति के अपने कर्तव्यों के पालन एवं ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता जैसे नैतिक आयामों से युक्त होने से है। किसी देश के नागरिकों की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक स्वच्छता उस देश की सामाजिक विकास, आर्थिक सशक्तता
और राजनीतिक सुदृढ़ता का मार्ग प्रशस्त करती है। यदि भारत के संदर्भ में देखें तो यह तथ्य एकदम सटीक बैठता है। आज का भारत अनेक सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक, ये आप देखिए आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ दिखता है। भारत के वर्तमान समाज में महिलाओं को विभिन्न भेदभाव, छेड़छाड़, यौन हिंसा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत की वृद्धों की समस्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। और आप देखिए एकल परिवारों की बढ़ती प्रवृत्ति, ज्वाइंट फैमिली का विखंडन, आर्थिक सुरक्षा का अभाव जैसी समस्याएं विद्यमान है। इसी प्रकार समाज में दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, दिव्यांगों के साथ होने वाले भेदभाव एवं धन मदपान एवं LGBT समुदाय के साथ भेदभाव, बच्चों के साथ विभिन्न अपराध इत्यादि भी बढ़ते जा रहे हैं। इसमें और एक और देखने को मिलेगा, ये एक ही पैराग्राफ में लिखा जा सकता है क्रमबद्धता के साथ। देखिए पैराग्राफ जब भी बदलते हैं तो एक नई जुड़ाव उससे रहना चाहिए दोनों का, ये भी ध्यान रखा करिएगा पूरा इसमें। और इसी प्रकार समाज में इस तरह की बुराई जो भी हैं उन्हें भी यहाँ उल्लेख कर दिया करिएगा। इसमें आप देखिए सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याओं के कारक परिणाम दोनों होती हैं। भारत में बढ़ती आर्थिक विषमता, ऑक्सफैम की रिपोर्ट, इस तरह की देखिए जो भी संस्थाएं हैं उनकी जो रिपोर्टें आती हैं उनका भी उल्लेख कर दिया करिएगा। कोई आंकड़े दिए जा रहे हैं तो उनका भी बता दिया करिएगा, उनका उल्लेख करके। अनुसार देश के 58% संसाधनों पर 1% लोगों को कब्जा है। विद्यमान गरीबी, देश की 22% जनसंख्या BPL है और बेरोजगारी इन समस्याओं में प्रमुख है। आप देखेंगे देश के विभिन्न, अच्छी पहल है आप देखिए, देश के विभिन्न क्षेत्रों यथा उत्तर पूर्व एवं जम्मू कश्मीर में अलगाव, आतंकवाद, तो वही मध्य भारत में नक्सलवाद जैसी गंभीर राजनीतिक चुनौतियां विद्यमान हैं। और समय समय पर आप देखिए देश को संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, दंगों जैसी विभीषिका से भी गुजरना पड़ा है। और इन सभी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक बुराइयों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास हम आज तक विभिन्न माध्यमों से करते रहे हैं, परंतु स्वच्छ आत्मा, मस्तिष्क, शरीर इससे लड़ने के नए हथियार साबित हो सकते हैं। और किस प्रकार स्वच्छ आत्मा, मस्तिष्क, शरीर एक दूसरे के पूरक हैं। स्वच्छ आत्मा से युक्त नागरिक अपने कर्तव्यों का समुचित पालन करेगा। गांधी जी ने भी कहा है कि यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें तो हमें अपने अधिकार स्वतः ही उपलब्ध हो जाएंगे। ऐसे में नागरिकों के कर्तव्यों एवं अधिकारों की स्वतः पूर्ति होगी। स्वच्छ आत्मा व्यक्तियों को नैतिक मानदंडों के पालन की प्रेरणा देता है। ऐसे में व्यक्ति द्वारा भ्रष्टाचार जैसी कुकृत्यों से बचा जा सकेगा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग भी कानूनों के आप देखते हैं कि साथ साथ नैतिक मानदंडों पर अधिक बल देता है, और आप देखेंगे देता है। और स्वच्छ आत्मा से युक्त व्यक्ति चोरी, अभिचार इत्यादि से भी दूर रहेगा, और इससे महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों में कमी आएगी। और स्वच्छ आत्मा स्वच्छ मस्तिष्क का पोषक होता है। एक तार्किक मस्तिष्क संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से उचित प्रकार से निपट सकेगा, ये भी देखने को मिलेगा। और जड़वाद एवं अतार्किक रूढ़ियों को उखाड़ के फेंक सकने की क्षमता एवं स्वच्छ मस्तिष्क में ही होता है। स्वच्छ मस्तिष्क ही महिलाओं, वृद्धों, दिव्यांगों को सम्मान देगा और उनके खिलाफ हो रहे भेदभाव का आप देखते हैं कि भेदभाव का पुरजोर विरोध भी करेगा। स्वच्छ मस्तिष्क सही आर्थिक गतिविधियों को पोषित करेगा, सही जनप्रतिनिधि का चुनाव करेगा, और आप देखेंगे करेगा एवं अपने आत्मबल पर भरोसा कर देश को विकास के मार्ग पर अग्रसारित करेगा। और इसी प्रकार आप देखिए स्वच्छ शरीर अपनी पूर्ण उत्पादकता प्रयोग कर सकेगा, बीमारियों पर कम खर्च होगा, सोचने समझने की उत्कृष्ट क्षमता का विकास होगा, स्वास्थ्य सेवाओं पर कम व्यय का उपयोग अन्य क्षेत्रों पर भी किया जा सकता है। ये सब ध्यान दिया करिएगा। और यह तीनों किस प्रकार सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक बुराइयों के खिलाफ एक रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं, ये भी बताइए। और समग्र रूप से स्वच्छ आत्मा, शरीर व मस्तिष्क भारत के मानव विकास को समावेशी, संतुलित एवं सतत बनाएगा। आज आवश्यकता है कि भारत के नागरिकों द्वारा स्वच्छता के इन आयामों को अपनाया जाए। यदि प्रत्येक नागरिक एक कदम उठाएगा तो संपूर्ण भारत 125, अब आप देखिए 125 के अब तो ज़्यादा हो चुकी है, आप देखते हैं जनसंख्या 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा और भारत 21वीं सदी का सितारा बनकर उभरेगा। अच्छा प्रयास है।
एकरूपता बनाए रखने के लिए ज़्यादा छोटे पैराग्राफ लिखने से बचें। निबंध का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है तथा यह एकरूपता, क्रमबद्धता, सुबद्धता इत्यादि अपना मार्ग प्रशस्त करता है। चलिए अब आप देखिए, इन्हें 40 नंबर दिए गए। इसमें कितने? 40 नंबर दिए गए हैं। 125 में से 40 नंबर मिले हैं। टोटल आप देखते हैं कि 250 में से इन्हें 88 नंबर दिए गए। कितने? 88 नंबर दिए गए। चलिए तो ये आप लोग शुरुआत करिए, ये देख देख कर आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। और आगे अगर कुछ सुझाव हो, आपके पास सलाह हो मेरे लिए, इसमें कुछ और अच्छा लिखा जा सकता था, तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, बताना भी चाहिए आप लोगों को, जिससे सुधार हो सके, कुछ एक दूसरे को सीखने को मिल सके। नीचे ज़रूर अपनी राय दिया करिएगा।